देखते हैं प्रश्नावली 3.5 क्लास 10th का है मैथमेटिक्स 3.5। इसमें पहली सवाल में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि होती क्या है। देखिए वज्र गुणनखंड विधि में कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए रैखिक युग्म लिखे हुए हैं। ये आपका रैखिक समीकरण है और ये आपका एक दूसरा रैखिक समीकरण है। तो वज्र गुणनखंड विधि जो होती है उसमें हम डायरेक्टली x का मान y का मान निकालते हैं, और उसका एक तरीका होता है, वो एक विधि में बता रहा हूँ कैसे किया जाता है इसको। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यक्स अपान होता है B1 C2, ठीक है ना। B1 C2 माइनस में B1 C2 माइनस में B2 C1 इजुकस टू होता है y में। y वाला जब लेते हैं तो b वाला हो गया। अब c वाला हम देखते हैं, तो c वाला क्या होता है आपका A2C1 माइनस में A2C1 हो गया। उसके बाद C2A1 होता है, ठीक है ना। फिर बराबर होता है 1 अपान, ठीक है ना, क्योंकि ये अचर पद का है, ठीक है। तो अचर पद में क्या होता है A1 B2 माइनस में होता है A1 B2 माइनस में A2 B1। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा से सिंपल समझने के लिए हम एक तरीका आपको बता रहे हैं। क्या होता है, जैसे यहाँ पे यक्स अपान और इजुकस टू वाई अपान इजुकस टू 1 अपान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बी से करते हैं। देखिए B1 लिखते हैं, फिर यहाँ पे B2 लिखते हैं, फिर यहाँ पे C1 लिखते हैं, यहाँ पे C2 लिखते हैं। अब C1 और C2 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे C1 C2 लिखते हैं, और C1 के बाद फिर से देखिए क्या होता है A1 B1 C1। अब देखिए B वाला ख़त्म हो गया, B से C पे गया और C से फिर A पर आएगा, ठीक है ना। फिर से C से A पर आएगा। तो यहाँ पे B1 B2 C1 C2 और इसी का लास्ट वाला यहाँ पे C1 C2, और उसके बाद फिर से क्या आएगा आपका A1 A2। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 से लास्ट में ख़त्म हुआ तो लास्ट वाला फिर पहले हो जाएगा A1 A2, और फिर उसके बाद क्या होता है A1 A2 के बाद B1 B2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B1 B2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, फिर माइनस करो, फिर देखिए B1 C2 क्या है B1 C2, ठीक है ना, फिर नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस करके, तो B2 C1 हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए C1 A2 ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, देखो A1 C2 है, उसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई माइनस करके C2 A1 लिख दो माइनस करके C1, फिर यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो जाएगा A1 B2, तो यहाँ पे A1 B2, यहाँ से नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस में A2 B1, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरीका है। तो आपको क्या करना है B1 से स्टार्ट करना है, तो B1 B2 फिर C1 C2। अब लास्ट वाला इस वाले में चला जाएगा C1 C2, C1 के बाद जस्ट फिर आते हैं पलट के इस A पे आ जाते हैं, तो A1 A2, और उसके बाद इसका लास्ट वाला यहाँ पे A1 A2 B1 B2। अब गुणा कैसे करना है, इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं B1 ऐसे ऊपर वाला लेफ़्ट साइड का जस्ट ऊपर वाला नीचे की ओर जो राइट साइड का एकदम नीचे वाला उसके साथ मल्टीपल होता है, फिर माइनस, हर जगह माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस लगता है, फिर नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार सभी में किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है वज्र गुणनखंड विधि। इस विधि से हम सॉल्व जब कोई भी रैखिक समीकरण करते हैं तो इससे रैखिक समीकरण युग्म जब इससे हम सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ ज़्यादा खास इसमें करना नहीं होता और डायरेक्ट हमारा आंसर आता है। जैसे x का अब इसमें ये बन गया, अब हमको केवल x के गुणांक को पता करना था और उसके बाद सीधा x का मान आता है इतना। देखिए इसको लेकर इतना बराबर हम इतना, देखिए तीनों बराबर लिखा हुआ है, इतना बराबर ये है और इतना बराबर ये है। तो यहाँ पे देखिए इसको बराबर कर दें इसके, तो और ये नीचे वाला भाग जाएगा ऊपर और x का आपका मान आ जाएगा सीधा।
वैसे ये वाला भाग के इधर चला जाएगा और y का हमारा सीधा मान आ जाएगा इसको हल करने के बाद, ठीक है ना। तो वज्र गुणनखंड विधि जो होती है ये ज़्यादा सिंपल होती है। बस यही है कि हमको ये याद रहे कि ये कैसे बनेगा। तो ये बनाने का तरीका था। अब देखते पहली सवाल में क्या कह रहा है कि हमको इसमें वही सवालें सॉल्व करनी हैं जिनका अद्वितीय हल हो। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही हल हो। कहने का मतलब ये हुआ कि रेखा प्रतिच्छेद करनी चाहिए। दोनों की दोनों रेखाएं जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं इनमें ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटे बस, ठीक है ना। तो उनको हमको क्या करना है, उनको हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सवाल नंबर एक है क्या, कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज टू 0 और 3x माइनस में 9y माइनस में 2 इज टू 0। तो इसका हम हल देखते हैं, इसका हल कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है आपका x माइनस 3y इज टू माइनस 3 है इज टू 0। यहाँ पे 3x माइनस में 9y माइनस में 2 इज टू 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम कैसे पता करें कि ये रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या समपाती रेखाएं हैं। तो देखिए तीनों का मतलब हम जानते हैं। अगर वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसका एक अद्वितीय हल होगा और एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही हल, ठीक है ना। और समांतर होने का मतलब क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, तो मतलब उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। और तीसरा समपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा दूसरे के ऊपर पूर्णतः चढ़ी हुई हो, मतलब एक के ऊपर एक खींची जा रही है रेखा, मतलब दोनों की दोनों वही रेखा है, ठीक है ना। तो उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है, केवल अद्वितीय हल वाला, मतलब कोई रेखा जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो हम जानते हैं जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होती है, वहाँ पे होता है a1 अपान a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप मान लीजिए कि C1 और C2 भी लिखना हो तो वहाँ पे ये बराबर भी हो सकता है C1 अपान C2 के। ये भी आपका क्या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या आपका ये कैंसिल कर दोगे फिर भी, लेकिन हमको केवल इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, a1 अपान a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये हो गया तो समझ लीजिए कि वो रेखा एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणांक, अब देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे ये सारे आपके क्या हैं, x और y के गुणांक हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो a1 के स्थान पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे इक्वल हम अभी लगा दे रहे हैं, बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 अपान माइनस में 9। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये तो काट नहीं सकते बट इसको काट सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों में कुछ ना कुछ तो मासा है, ठीक है ना, एक के अतिरिक्त। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × 9 3, 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे देखिए 1/3 बराबर 1/3 हो गया। अब आगे वाली संख्या अगर देख लें तो ये क्या लिखा हुआ है, -3/-2। यहाँ पे देखिए -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये देखिए 3/2 आ गया। तो यहाँ पे ये 3/2 इज डज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल 3/2। तो मतलब ये कौन सी रेखा हुई, ये आपकी रेखा समांतर रेखा है। हम जानते हैं कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज डज नॉट इक्वल टू, जब c1 अपान c2 होता है तो ये रेखा क्या होती है, ये रेखा आपकी समांतर रेखा होती है। तो ये तो समांतर होगी, तो इसका आपका कोई, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, और इसका कोई भी हल भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अगली सवाल है, सवाल नंबर 2 है, पहली की दूसरी सवाल है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, a1 अपान a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए, तब रेखा क्या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे। हम चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे कैसे। यहाँ पे ये देखिए 2/3 और यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे y का कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 मानते हैं, 1/2। अब ये दोनों इक्वल है, नहीं है, काट भी नहीं सकते क्योंकि ये इनका दोनों का अंश और हर का मासा दोनों भिन्नों में एक ही है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हैं। जब इक्वल नहीं होते हैं तो ये कंडीशन बनती है, और ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन आपकी है प्रतिच्छेद, जब रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब इसका अब हमको कैसे करना है, वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो वज्र गुणनखंड विधि का हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला आपका होता है यक्स। अब यहाँ पे देखिए हम ये भी लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया। यहाँ पे देखिए A1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। C1 क्या है आपका, C1 बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A2 क्या है, A2 बराबर 3 हो जाएगा। B2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, B2 का आपका हो जाएगा 2 और C2 का हो जाएगा आपका 8। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यक्स अपान क्या होता है, B वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो B1, देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं B1 C2 माइनस में यहाँ पे क्या है B2 C1 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा Y अपान। अब Y अपान क्या हो जाएगा C1 A2, देखिए C1 A2 और माइनस में क्या होता है, माइनस में आपका होता है A1 C2, ठीक है ना, A1 C2 और इक्वल्स टू 1 अपान क्या होता है A1 B2 होता है, A1 B2 माइनस में क्या होता है A2 B1 ये आपका क्या है फार्मूला है, ठीक है ना। A1 क्या होता है, A1 नहीं होता है, यहाँ पे A2 होता है, ये A2 है ना, तो A2 B1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब हम इस पर रखते हैं सारी वैल्यू, तो क्या आता है देखिए ध्यान से, यक्स अपान B1 क्या था, 1 था, 1 गुणे C2 कितना था, 8 था, ठीक है ना, माइनस B2 कितना था, B2 आपका 2 था और C1 कितना था आपका 5 था। अब यहाँ पे देखिए इक्वल हो जाएगा, इक्वल आपका Y अपान C1 कितना था, 5 था, A2 कितना था, 3 था, माइनस में यहाँ पे देखिए A1 कितना है, 2 है और C2 कितना है, 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान A1 2 है, B2 आपका 2 है, माइनस में A2 आपका क्या है, 3 है और B1 आपका क्या है, 1 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यक्स अपान 8 एकन्नम 8 माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू Y अपान 5 3 15 और 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 1 अपान 2 दूनी 4 और 3 एकन्नम 3। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यक्स बाई -2 इज इक्वल टू Y अपान -1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 - 3 मतलब 1। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आया था, यक्स अपान -2 इज इक्वल टू Y अपान -1 इज इक्वल टू कितना था, 1। अब इसको और इसको लें तो कितना आएगा, 1 अपान 1 का मतलब 1 ही होता है, तो यक्स अपान -2 इज इक्वल टू 1। पहले इसको ले लें x के मान के लिए, तो ये 2 भाग में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, तो x का मान कितना आ गया, -2। अब इसको और इसको लें तो कितना आएगा, y अपान -1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 और ये केवल 1 था y, ठीक है ना, ये केवल 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर पहली की दूसरी थी, ठीक है ना। देखते हैं तीसरी सवाल को पहले चेक करते हैं, क्या ये क्या कहते हैं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस को भी लेना पड़ता है, केवल प्लस रहता तो नहीं लेना पड़ता है बस, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 3 दूनी 6 और 5 एकन्नम 5 दूनी 10, तो मतलब देखिए यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब अगर इस तीसरा भी करें तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 20/40, तो कितना आएगा, 20 एकन्नम 20 दूनी 40, यहाँ पे ये भी बराबर। अब देखिए तीनों बराबर हो गए, क्या A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। जब तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो क्या होता है, ये तो रेखाएं समपाती हो जाती हैं, ठीक है ना। अब रेखाएं अगर समपाती हो गई तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अनेक हल हैं, लेकिन हमको केवल वही सवाल सॉल्व करनी है जिनका हल क्या हो, केवल एक हो। तो इसका हल तो एक नहीं है, तो ये सवाल को हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर,
देखिए सवाल नंबर चौथी क्या है, ये दिया गया है तो इसको हम थोड़ा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यक्स माइनस 3y इज इक्वस टू 7, माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। यहाँ पे 3x माइनस में 3y इज इक्वस टू 15। चेक करते हैं क्या ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए a1 अपान a2 इज इक्वस टू b1 अपान b2 और यहाँ पे इज इक्वस टू c1 अपान c2 हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/3 इज डज नॉट इक्वल्स टू 1/1, ठीक है ना। और इज डज नॉट इक्वल्स टू 7/15। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। ये रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करने वाली हैं एक बिंदु पे, क्योंकि यहाँ पे a1 अपान a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 हुआ है। तो इसका हम हल देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। इसका हल जो है, इसका हल वज्र गुणनखंड विधि से हम करेंगे तो कैसे आएगा। देखिए हम फार्मूला जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो कितना आएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, यक्स अपान, यहाँ पे देखिए ऐसे होता है ना, b1 और c2, b1 c2 माइनस में b1 c2 हो गया, और माइनस में क्या होता है, यहाँ पे ये b2 c1 इज इक्वल्स टू क्या होता है y अपान क्या होता है c1 अपान a2, c1 a2 हो जाएगा, फिर माइनस में c2a1, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपान क्या होता है a1 b2 माइनस में होता है आपका b1 a2 a क्या होता है a2b1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, यक्स अपान क्या हो जाएगा, यक्स अपान आपका हो जाएगा b1 c2, तो b1 आपका क्या है -3, c2 क्या है आपका c2। देखिए यहाँ पे -15 उधर जाएगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे, इसको इधर से हटा के यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं बस, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, b1 c2 कितना आएगा 15, माइनस में यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा b2 c1 का मतलब क्या हुआ -3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा y अपान c1, ठीक है ना, c1 a2 और c1 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे c1 आपका क्या है, c1 ये है, c1 a2 क्या है, a2 आपका ये है 3 माइनस c2 आपका क्या है, ये है 15, और उसके बाद a1 आपका क्या है 1, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपान क्या हो जाएगा a1 b2 मतलब 1 इंटू माइनस में 3, और फिर से माइनस क्या आएगा a2 आपका क्या है 3, और b1 आपका क्या है माइनस में 3, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा से। यक्स अपान 15×3 = 45 माइनस में 45, और ये देखिए 7×21 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू y अपान 7×21 और ये माइनस में 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपान -3 और 3 ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3×3 = 9। सॉल्व करें कितना आएगा, यक्स अपान 21 में से 45 में से 21 घटा के माइनस लगा देंगे, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 माइनस का, इज इक्वल्स टू 21 में से 15 6 21 होता है, y अपान 6 इज इक्वल्स टू 6 3 9 मतलब यहाँ पे 6 आएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें एक एक को लेकर तो यहाँ पे क्या आएगा, यक्स अपान माइनस में 25 इज इक्वल्स टू 1/6। अब यक्स बराबर कितना आएगा, माइनस में 24 डिवाइडिंग बाई 6, 6 कम 6 चौको 24, तो यक्स बराबर कितना, यक्स बराबर -4, ये आपका यक्स का मान आ गया। और y अपान 6 इज इक्वल्स टू 1/6 लेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 6/6, कटने के बाद क्या 1, तो y बराबर क्या आएगा 1। तो आपका ये दोनों मान आ गया। देखते हैं सवाल नंबर 2 की पहली क्या कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब दोनों की दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। तो समपाती करने के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए समपाती होने के लिए हमको पता है क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करते कैसे हैं, इसको करते हैं 2/A-B इज इक्वल्स टू 3/A+B इज इक्वल्स टू 7/3A+B माइनस में 2। अब यहाँ पे देखिए हम मान निकालते हैं, ठीक है ना। एक बार इस दोनों को पकड़ लें, ठीक है ना, एक बार इन दोनों को पकड़ लें। तो अगर इन दोनों को हम पकड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2/A-B इज इक्वल्स टू 7/3A+ में B माइनस में 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 3A+ में B माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 7A माइनस में B, ठीक है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6A प्लस में 2B और माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7A माइनस में 7B। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इधर लेकर आए तो कितना आएगा, 6A माइनस में 7A, इसको इधर लाए प्लस में 2B और यहाँ पे ये आएगा तो प्लस में 7B और माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। 6 में से 7 गया मतलब माइनस से आएगा और प्लस में 2 और 7 2 9, 9B माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, इस पहले को और तीसरे को ले लें, ठीक है ना। तो 2 पहले और दूसरे को भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पहले और दूसरे को ले लेते हैं। कितना आएगा, 2/A-B इज इक्वल्स टू 3/A+B। आप किसी को भी लीजिए, पहले दूसरे को लो, पहले तीसरे को लो, दूसरे और तीसरे को लो, कोई भी लो, ठीक है ना। 2 समीकरण हमको बनाना है, तब A और B का मान हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल करते हैं कितना आएगा, 2A+B आएगा और यहाँ पे 3A-B आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 2A प्लस में 2B इज इक्वल्स टू 3A प्लस में माइनस में 3B। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना आएगा, -A। देखिए 2A माइनस में 3A प्लस में 2B और प्लस में कितना आएगा 3B इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे कितना आएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे 2A माइनस 3B करेंगे तो माइनस से आएगा, प्लस में 3 2 5, 5B इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए 2 समीकरण बन गए। अब यहाँ से अगर हम विलोपन विधि लगा दें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे -A था, उधर जाके A हो जाएगा, तो A बराबर कितना 5B हो जाएगा। अब यही मान उठा के यहाँ पे रख दें तो कितना आएगा, A बराबर 5B, तो -A बराबर क्या हो जाएगा, -A बराबर हो जाएगा आपका -5B। दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीपल कर दिए, -A का मान इसमें हम रख दे रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस में 5B प्लस में 9B माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब -5B और 9B कितना होता है, 5 4B माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट 4B इज इक्वल्स टू 4, तो B इज इक्वल्स टू कितना 1 आ जाएगा। अब B इज इक्वल्स टू 1 आया तो यहाँ पे हम रख दें, B इज इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ पे अगर हम रख दें तो कितना आएगा, ये इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 1, तो 5 × 1 इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब A का मान कितना 5 आ गया और B का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपकी सवाल नंबर दूसरी की पहली थी। देखते हैं सवाल नंबर दूसरी की दूसरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। जब रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होता तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और उसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। तो ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, हम इसको उस रूप में बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल है, इसमें हम जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई हल नहीं होता तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए। तो काम करते हैं यहाँ पे वो ऐसे ही लिखते हैं, 3/2K-1 इज इक्वल्स टू 1/K-1 इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट, तो 1/2K+1। अच्छा, इसके लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बराबर, ये तो बराबर ही नहीं है इसके, ठीक है ना, तो केवल इसको हम लिखते हैं, फिलहाल लिख लिए हैं, तो ये भी आपका सही है। अब इसका हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3K-1 इज इक्वल्स टू 2K-1। अब यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3K-3 इज इक्वल्स टू 2K-1। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए इसको इधर लाएँ तो कितना आएगा, 2K को उधर लाएँ तो 3K यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में हो गया 2K,
अब ये 3 माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस में 1। अब देखिए 3 के में से 2 के गया, केवल के बचेगा, और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे 2 के का मान अगर 2 आप रखेंगे, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। लेकिन चेक करते हैं कि क्या ये तो नहीं इक्वल हो रहा है, तीनों के तीनों तो नहीं इक्वल हो रहे हैं। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो वो समपाती अनेक हल हो जाएंगे उसके। तो चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए 3 बाई के का मान 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 में से 1 गया 3, और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। आप देखिए 3 का नम 3 का नम 3, मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1/1। बट क्या 1/1 के बराबर 1/5 होता है? नहीं। तो मतलब ये क्या हो गया, इसका कोई भी हल नहीं होगा। किस मान के लिए? के बराबर 2 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणनखंड विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? देखिए प्रतिस्थापन आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना, तो आप उससे आप करेंगे, ठीक है ना। हम आपको बीजगणनखंड विधि से इसको हल करके बताते हैं, और आप फिर ये बताइएगा कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 3 को। तो हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, x/b1 c2 माइनस में b2 c1, ठीक है ना, इज इक्वल टू y अपान क्या होता है, c1 a2 माइनस में c2 a1, और उसके बाद क्या होता है, इज इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि a1 a2 सबका मान लिख लेते हैं। a1 बराबर 8 है, b1 बराबर a1 बराबर 8 है, b1 बराबर 5 है, और c1 बराबर आपका 9 है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका लिखा है a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, और b2 बराबर आपका 2 है, ठीक है ना, 2, और c2 बराबर आपका है 4। अब सारे मान अगर यहाँ पे हम रख दें तो देखिए क्या होगा, x अपान क्या आएगा, b1 c2, तो मतलब इसका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, माइनस में b2 c1 9 दूनी 18, ठीक है ना, इज इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा, c1 a2 9 त्रिक 27, माइनस में c2 a1 8 चौक 32, ठीक है ना, बराबर में a1 b2 मतलब 8 दूनी 16, माइनस में a2 b1 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा, x अपान 20 में से 18 गया 2, y अपान 27 में से 32 गया, तो 27 3 30 2 32, माइनस में 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/16 में से 15 गया 1। अब देखिए इसको और इसको लेंगे तो कितना आएगा, x का मान, तो x अपान 2 इज इक्वल टू 1/1, या x बराबर 2/1 मतलब 2 ही होगा, तो x का मान आपका क्या हो गया 2। अब इन दोनों को लें कितना आएगा, y बराबर -5 को उधर करेंगे कितना आएगा, -5/1 मतलब केवल -5, ठीक है ना, तो y का मान आपका क्या हो गया, -5। ये आपकी सवाल नंबर 3 थी। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से आपको ज्ञात करना है, किसी भी बीजगणितीय विधि से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली सवाल क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, ठीक है ना। एक भाग तो नियत हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद प्रतिदिन का अलग से वो कितना ले रहा है, कितने दिन भोजन कर रहा है, उसके हिसाब से बन रहा है, ठीक है ना। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। अगर उसने 20 दिन भोजन किया तो उसको 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो नियत था, नियत व्यय जो फिक्स है,
नियत मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जो फिक्स है उसको हम मान लेते हैं यक्स, और जो आपका क्या कहते हैं प्रतिदिन का भोजन है उसको हम मान लेते हैं वाई, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया, ये आपकी सवाल नंबर 4 थी। सवाल नंबर 4, माना नियत व्यय या खर्च लिख लें, व्यय लिख लें, नियत व्यय बराबर यक्स रुपये है, ठीक है ना। और प्रतिदिन व्यय कितना है, वाई रुपये। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि तथा शेष कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देता है। अब 20 दिन उसने भोजन किया, देखिए 20 दिन उसने भोजन किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब ये तो फिक्स है आपका ए के लिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये तो व्यय नियत है, फिक्स है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हॉस्टल ले लिया है तो आपको नियत व्यय तो देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब उसने कहा कि ए जो है कितने 20 दिन तक भोजन लिया, 20 दिन लिया तो, और वाई प्रतिदिन का है तो 20 वाई हो जाएगा इसका खर्च। और टोटल उसने कितना दिया, 20 दिन में उसने कितना दिया, 1000 रुपये, ठीक है ना। और इसी प्रकार बी के लिए क्या था कि उसने क्या कहते हैं कितने दिन, 26 दिन भोजन किए, कितने दिन, 26 दिन, और उसने 1180 रुपये दिए। तो नियत तो फिक्स है कि यक्स तो रुपये वो देगा ही, और उसके बाद 26 दिन का अलग से वो देने वाला है। और हमने माना है कि प्रतिदिन का वाई रुपया खर्च है, तो 26 वाई बराबर में 1180 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया, इतना बी ने दिया 1180 रुपये 26 दिन का। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये 2 समीकरण बन गए और आप इसको किसी भी विधि से, उसने क्या कहा है, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप चाहे जो विधि लगाइए, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ से, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो कैसे आएगा देखिए, या विलोपन विधि लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों समीकरणों में ये एक पक्ष तो यक्स वाला आपका इक्वल है, तो अगर इस सेकंड को फर्स्ट से घटा दें तो कितना आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना आएगा, यक्स प्लस 26 वाई इक्वल्स टू 1180, और यहाँ पे यक्स प्लस 20 वाई इक्वल्स टू 1000। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल, 26 में से 20 गया 6 वाई, और यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आएगा 8 आएगा, और बस 800 रुपये आएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, 800 नहीं, 0 गया, फिर यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 8, ये आपका 0 हो गया, 8 में से 0 गया 8 आएगा, 1 में से अब क्या 0 जाएगा तो 180 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 180/6, तो 6 कम 6 3 18 मतलब 30, y बराबर कितना 30, तो वो प्रतिदिन का खर्चा कितना है 30 रुपये। अब देखिए y का मान आ गया, तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो सब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में अगर रखें, 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए यक्स प्लस 20 गुणे वाई का मान अभी 30 आया, तो यहाँ पे 30 रख दें, बराबर 1000 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यक्स प्लस 20 गुणे 30 मतलब 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा, बराबर में 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे जुड़ रहा उधर जाके घट जाएगा, तो 1000 माइनस 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 में से 600 गया 400, तो मतलब कि जो नियत है, जो फिक्स है उसको देना है, वो कितना है 400 रुपये है, और क्या कहते हैं जो पर डे का खर्च है वो 30 रुपये है। तो ये आपका क्या हो गया, कुल खर्च। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है ना, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने भिन्न मान लिया, क्या मान लिया, भिन्न, हमने माना भिन्न क्या है, सवाल नंबर 2 है, चौथी की दूसरी है, माना भिन्न क्या है, यक्स बाई वाई, ठीक है ना। उसने क्या कहा, भिन्न 1/3 हो जा रही है, कितना 1/3 हो जा रही है जब उसके अंश में
अंश से 1 घटाया जा रहा है, अगर इसके अंश से 1 घटा दें तो ये भिन्न क्या बन जा रही है, ये भिन्न 1/3 हो जा रही है, तो 1/3 हो जा रही है। सेकंड केस में उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि और वो 1/4 हो जा रही है जब हर में 8 जोड़ दे रहे हैं। अगर हर में हम 8 जोड़ दें, हर आपका y है, इसमें 8 जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है, तो आप ये ज्ञात कीजिए कि वो भिन्न क्या है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3 उधर जाएगा तो 3x - 1 बराबर y × 1 मतलब y हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x - 3 = y, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - y, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। ये आपका पहला समीकरण। यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x बराबर में कितना आएगा, y + 8। अब y को इधर लाएं तो कितना जो है हो जाएगा 4x माइनस में y = 8। अब ये आपका पहला समीकरण था, ये आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों समीकरणों में अगर हम y को क्या करें, y दोनों माइनस में है, अगर इसको हम घटा दें तो क्या आएगा, देखिए इसको घटा रहे हैं तो समीकरण 2 माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4x - y = 8, और यहाँ पे 3x माइनस में y = 3। अब इसको घटाएं तो ये भी माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो 4x में से 3x गया, केवल x, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो और 8 में से 3 गया 5, तो x बराबर कितना आपका आ गया, x बराबर आपका 5 आ गया। अब देखते हैं ये x का मान समीकरण 2 में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर हम इसको रखें तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, 4 × 5, x के स्थान पे 5 माइनस y = 8। अब ये 5 × 20 हो जाएगा, 20 माइनस y = 8। अब देखिए y उधर जाएगा, 8 इधर आएगा तो कितना आएगा, 20 - 8 = y, और 20 में से 8 गया, 12 होता है, तो y बराबर कितना, 12 हो जाएगा। तो y आपका क्या 12 है और x आपका 5 है। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम x के स्थान पे 5 ले लें और y के स्थान पे 12, आप खुद ही देखिए, अगर अंश में 1 घटा दें तो कितना आएगा, अंश में 1 घटाने के बाद 4 हो जाएगा, 4/12, 4 कम 4 3 12, मतलब 1/3 हो जा रहा है, यही जो कह रहा था। अब कह रहा है कि अगर हर में 8 जोड़ दें, हमारा क्या था, 5/12 था, अगर हर में 8 जोड़ दें तो कितना आएगा, 5/12, 8 20 हो जाएगा, तो 5 से कम 5 चौक 20, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका चेक करने का तरीका है कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत है। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। 4 का तीसरी सवाल कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है ना, एक टेस्ट हुआ और उसमें यश ने 40 नंबर पाए, ठीक है ना। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, अगर वो सही कर रहा है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं, और उसका अगर कोई अंक गलत हो रहा है तो 1 नंबर काट लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार अगर उसने किया तो 40 नंबर पाया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक काटे जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है ना। अब देखिए, अगर उसका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो 4 नंबर पा रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो 2 नंबर कट रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न हैं। तो एक काम करते हैं क्या कि हम ये मान लेते हैं कि उसने सही क्वेश्चन कितने किए, हमने मान लिया कि 1 से सही किए, और y बराबर हम ये मान लें कि उसने y क्वेश्चन गलत किए। तो अब देखिए इससे बनेगा क्या, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सवाल नंबर तीसरी है, माना सही प्रश्न बराबर सही प्रश्नों की संख्या, हमने मान लिया क्या x, और गलत प्रश्नों की संख्या हमने मान ली y, ठीक है ना। अब देखिए उसने क्या कहा कि सही जो कर रहा है वो कितना है, सही पे उसको 3 अंक मिल रहे हैं और गलत पे 1 कट रहा है, सही पे 3। अब प्रश्नों की संख्या है ये, अगर मान लीजिए सही प्रश्न x कर रहा है और सही पे उसको 3 नंबर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये कुल नंबरों की संख्या, जितना सही था और उसके साथ जितने नंबर उसके मिल रहे थे सही वाले, उन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा अंक मिल जाएगा कि कितने नंबर का वो करके आया, कितना सही है उसका, ठीक है ना। लेकिन 1 नंबर गलत क्वेश्चन पे कट रहा है,
तो हमको उसी में से जो पा रहा है उसी में से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। जब गलत कर रहा है तो गलत वाई क्वेश्चन कर रहा है, तो 1 गुणे वाई इज इक्वल्स टू, और उसको नंबर कितने मिले, उसको नंबर मिले हैं 40 नंबर मिले, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि अब ये तो आपका समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि अगर उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिल रहे हैं, सही उत्तर पर 4, तो कुल प्रश्नों की संख्या x थी, तो 4x हो जाएगा। उसका जो सही आंसर, सही नंबर मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू x। नंबर गेन करने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रश्न पे कितना अंक मिल रहा है और कितने प्रश्न ने सही किया। अगर दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना नंबर हमको कुल मिला, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x। और कट कितने रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 2 नंबर कट रहे हैं, और उसने अगर y क्वेश्चन गलत किए हैं तो 2 गुणे वाई इतना नंबर उसका कट जाएगा। तो उसके बाद भी उसने क्या कहा कि अगर ये 4 नंबर उसका एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहा है और 2 गलत होने पर 2 कट जा रहा है, तो उसको 50 अंक अर्जित हो रहा है। तो यहाँ पे ये 50 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए पहले इक्वेशन में। अगर हम पहले इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें और उसके बाद घटा दें तो देखिए क्या आएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर अच्छा, आप इसको वज्र गुणनखंड विधि से भी करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ये वज्र गुणनखंड के लिए है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, विलोपन विधि में लगा रहा हूँ। ये विधि मुझे अच्छी लगती है इसलिए लगा रहा हूँ। बाकी आप इसको क्या वज्र गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6x माइनस में 2 एक अन्नम 2y इज इक्वल टू 40 दूनी 80। यहाँ पे ये 4x माइनस में 2y और इज इक्वल टू 50। अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 6x में से 4x गया 2x हो जाएगा, और ये तो आपका कैंसिल आउट। और 80 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 50 30 80 30 हो जाएगा। x बराबर कितना, 30/2, मतलब x बराबर आपका कितना 15। x आपका हो गया 15, और x हमने क्या माना था, सही प्रश्नों की संख्या, मतलब उसने 15 क्वेश्चन सही किए थे। अब x का मान समीकरण 1 में ही रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख दें। अगर 1 में रखेंगे कितना आएगा, x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 15 माइनस में y। 1 गुणे y का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना, y ही होता है, इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखिए 15 दूनी 15 3 45, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब माइनस में y था, उधर भेज दिए प्लस में हो गया, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 45 माइनस में 40 इज इक्वल टू वाई। अब 45 में से 40 गया, 5 आ जाएगा, तो y बराबर 5। तो मतलब उसने गलत कितने किए थे, उसने गलत किए थे 5 क्वेश्चन, और सही कितने किए थे, 15 क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए सही और गलत उसने दोनों क्वेश्चन किए ना, सही भी क्वेश्चन किए और गलत भी क्वेश्चन किए। तो सही 15 किए और गलत 5 किए, तो कुल कितने क्वेश्चन हुए, कुल हो गए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। मतलब x कितना 15 और y आपका 5, तो 15 5 20। कुल उसने 20 क्वेश्चन किए थे। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसका हम फिगर बनाते चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका 2 क्या है, 2 बिंदु हैं जिनकी बीच की दूरियाँ कितनी हैं, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ये मान लीजिए कि आपका A है, ये आप मान लीजिए कि B है। अब उसने क्या कहा, अब उसने ये कहा कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार A से चल रही है और दूसरी कार B से चल रही है एक ही समय पर। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग इनकी चाल हैं। अच्छा, इसकी हम चाल मान लें, क्या इसकी चाल मान लें कि x किलोमीटर प्रति घंटा है,
ठीक है ना, और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न चाल है, तो भिन्न भिन्न चाल मान लिए से एक ही दिशा का मतलब ये हुआ कि अगर ये इधर की ओर जा रही है तो ये भी इधर की ओर जा रही है, ठीक है ना। एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं, 5 घंटे बाद मिल जा रही हैं, ठीक है ना। मतलब ए की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और बी की स्पीड कम होगी, तभी तो ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तभी तो मिलेंगी ना, ठीक है ना। तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है, तो 5 घंटे के बाद वो बी को पकड़ लेगी, ठीक है ना। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा का मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये विपरीत दिशा हो गई। अच्छा ये क्या हो गई, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिल रही हैं। अच्छा देखिए विपरीत दिशा ये भी होती है और ये भी तो होती है विपरीत दिशा, एक उधर जा रही है कि उधर जा रही है, लेकिन अगर ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी तो कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो मतलब ये दोनों इसी दिशा में एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ठीक है ना। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसका हम फिगर कायदे से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इसकी क्या है, ये 2 बिंदु ए और बी हो गए, बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगी और इसकी चाल हमने क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, अभी इधर ही जा रहे हैं, ठीक है ना, ये इधर ही जा रहे हैं, तो कह रहा है 5 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो एक ही समय पर ये जब चलना स्टार्ट किए तो देखिए ये बी भी इधर चल रहा है, तो मान लीजिए कि हम कुछ दूरी पे गए, यहाँ पे इसको आप मान लीजिए बिंदु सी है, इस बिंदु पे ये जाके मिल रहे हैं। ए वाली यहाँ पे 5 घंटे में पहुँच जा रही है और बी वाली यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटा ले रही है, ठीक है ना। तभी यहाँ बिंदु सी पर दोनों लोग मिलेंगे। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कि p है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ये p है और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या है, ये डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है। अब देखिए और चाल हमने x मान लिया a का और y मान लिया b का, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये एक फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल ए की क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी देखो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि यहाँ बिंदु सी पे a और b दोनों जाके मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की 100 थी और यहाँ से यहाँ तक की p थी, तो 100 प्लस p हुई। a से लेकर c तक की दूरी क्या हो गई, 100 प्लस p, ये तो दूरी हो गई। समय क्या 5 घंटे में, देखो समय उसने क्या कहा 5 घंटे में मिल रहे हैं और सी पे हमने कहा है मिलने के लिए, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 5 घंटा लगाएगा, तो समय कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड केस में अगर देखा जाए तो क्या आएगा सेकंड केस में। अब देखिए ये इसमें भी वही लगेगा कि ये जो गाड़ी बी है, जो कार बी है, बी जो है यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक पहुँचने में 5 घंटा समय ले रही है, तो इसकी चाल हमने क्या y मानी थी, तो y बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी p थी तो p लिख लिया, बटे समय यहाँ से यहाँ तक का 5 घंटा ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब 5 घंटे में पहुँचेगी तो ये भी 5 घंटे में पहुँच जाएगी, तो मतलब दोनों यहाँ बिंदु सी पे मिल जाएगी, तो मतलब इसका भी समय क्या होगा 5 ही होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम p बराबर निकालें तो हमें पता चल जाएगा क्या मान आएगा, ठीक है ना। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा 5x बराबर कितना 100 p हो जाएगा, 100 प्लस p। अब 100 को इधर भेज दें तो कितना आएगा 5x माइनस में 100 इज इक्वल्स टू p, और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 5y इज इक्वल्स टू p। अब देखिए p बराबर ये भी है और p बराबर ये भी है, तो दोनों की अगर तुलना कर दें तो क्या आएगा, जब p बराबर ये है p बराबर ये है तो मतलब ये और ये दोनों बराबर तो हुए ना, तो 5x माइनस में 100 इज इक्वल्स टू 5y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 5y को इधर ला दें तो कितना आएगा 5x माइनस में 5y, ये प्लस में था ये इधर आया तो माइनस में हो गया, अब ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये तो कब, जब एक ही दिशा में दोनों जा रही थी, ठीक है ना, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट केस क्या है कि ये जो दूरी है ये आपका a है, ये आपका b है, इसकी चाल क्या है x किलोमीटर प्रति हावर्स है और इसकी y किलोमीटर प्रति हावर्स है, और बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर है। अब दोनों आ रहे हैं, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों मिलने वाले हैं और इस बिंदु को हम मान लें बिंदु सी है। अब यहाँ पे बिंदु सी आ गया, तो
और ये अब यहाँ से देखिए इसके बाद सवाल क्या थी, सवाल पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि 5 घंटे बाद पश्चात मिलते हैं, यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। 1 घंटे में मिल जा रही हैं, तो देखिए 1 घंटे में अगर वो मिल जा रही हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए को सी तक पहुँचने में 1 घंटे लग रहा है और बी को सी तक पहुँचने में 1 घंटे लग रहा है। लेकिन बी वाली जो क्या कहते हैं, बी वाली जो कार थी उसकी स्पीड तो क्या स्लो थी ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता करनी है पहले। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालने के लिए हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या पी है, ठीक है ना। ये दूरी हम पी मान लें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 100 माइनस पी हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी आपकी क्या थी, 100 थी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कट गई तो 100 में से तो कटी, तो 100 में से कितनी कटी, पी कटी, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 माइनस पी हो गई। बात समझ में आई, ये 100 माइनस क्या हो गई, पी हो गई, और ये आपकी पी हो गई। अब देखते हैं फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना, समय। अब देखिए चाल तो इसकी x थी, ठीक है ना, और दूरी क्या थी, दूरी 100 माइनस पी थी। समय कह रहा है कि 1 घंटे में ए से सी तक पहुंचने में 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको भी 1 घंटा लगना चाहिए और बी को भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटा ही लगना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ये समय 1 ही घंटा लगेगा। अब देखिए सेकंड, अगर ये इधर से जा रहा है तो इसकी चाल, बी की चाल क्या थी, y, चाल बराबर दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी, p थी, समय 1 ही घंटा लग रहा है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 100 माइनस पी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि p इधर भेज दें और इसको उधर भेज दें तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 100 माइनस x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 1, तो मतलब y इक्वल्स टू p, p बराबर y है और p बराबर क्या, 100 माइनस x है, तो दोनों p बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरणों को अगर तुलना कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस x बराबर y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x को अगर उधर भेज दें तो कितना आएगा, 100 बराबर y प्लस x, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है ना। और इसको हम मान लें क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमें x और y की चाल मिल जाएगी, x और y का मान मिलेगा। और x y हमने क्या माना था, x a से जो कार चल रही है उसकी चाल है और y क्या है, जो b से चल रही है उसकी चाल है, ठीक है ना। हम चाल देखते हैं इसकी, देखते हैं दोनों समीकरण यही हैं, पहला ये था दूसरा ये था। एक काम करते हैं कि पहला समीकरण लिख लेते हैं, 5x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 100 था, ठीक है ना। और दूसरा समीकरण क्या था, x, अच्छा इसमें अगर 5 से हम गुणा कर दें तो y वाला पार्ट कट जाएगा, तो 5 से पूरे समीकरण में गुणा कर देना है, तो 5x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 5 दहम्मा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये दोनों जोड़ दें, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 10 x बराबर कितना आएगा, 100 और 50 कितना, 150 हो गया। और x बराबर कितना आएगा, 150 बटे 10 आएगा, 0 से 0, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 15। x बराबर आपका 15, और ये x का मान अगर दोनों समीकरणों में से इस वाले समीकरण में इसमें किसी में भी रख दें तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो इसमें अगर रख दें तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 15 आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का मान अगर इसमें उठा के रखें तो कितना आएगा, मान लीजिए 15 हो गया, तो 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 15, ये आपका -5 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी ये जो चाल है वो माइनस में तो नहीं हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखते हैं एक बार फिर से, ये वाला पार्ट फिर से हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल हमने x मानी थी, तो चाल x बराबर दूरी कितनी, 100 माइनस पी बटे समय, वो कह रहा है 1 घंटे ले रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, इस वाले कार की चाल, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर दूरी कितनी, p थी, p अपान समय कितना 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 100 माइनस में p, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा,
वाई इक्वल्स टू पी, ठीक है ना। अब p का मान यहाँ पे अगर उठा के रख दें तो कितना आएगा, x बराबर 100 माइनस में y, p बराबर y था तो ये हो जाएगा, y को इधर ला लें तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 नहीं 100 आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा से ये आपका दूसरा समीकरण आपका ये बन गया, ठीक है ना। और इस वाले समीकरण को हम थोड़ा सॉल्व कर दें, अगर 5 को कॉमन ले लें कितना आएगा, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 में 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम समीकरण 1 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 इसको मान लें। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये आ गया x माइनस वाई बराबर 20 और ये आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 100, तो x प्लस वाई बराबर आपका 100 हो गया और ये x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना आएगा, ये आपका प्लस में ये आपका माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x बराबर कितना 100 और 20 होता है 120 और x बराबर कितना, भाग करेंगे 2 3 2 6 12 60, x बराबर आपका 60, मतलब जो एक ए पे कार थी ए की उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान उठा के हम इस वाले समीकरण में रख दें तो कितना आएगा, देखिए 60 प्लस वाई बराबर 100 आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 और y बराबर कितना 40। तो इसकी जो चाल थी जो बी वाले पे थी, इसकी चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति हावर्स, मतलब इसकी 40 और इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल नंबर कितनी थी, चौथी सवाल थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वें, क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएँ ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक आयत है, ठीक है ना, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, ठीक है ना। लंबाई मान लें, क्या माना लंबाई बराबर आपका x हो गया और चौड़ाई क्या हो गई, y हो गई, तो क्षेत्रफल इसका क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो x इंटू वाई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को अगर 5 इकाई कम कर दें, ठीक है ना, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई ये लंबाई हो गई और चौड़ाई को 3 इकाई क्या बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो मतलब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर लंबाई चौड़ाई को कम कर रहे हैं तो लंबाई को कम कर रहे हैं और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं तो उसका जो क्षेत्रफल हो रहा है वो कम हो जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक है जो हमने माना है। अब इसी में कम ज़्यादा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल भी कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए लंबाई को 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिए तो उसका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो मतलब ये जो नई लंबाई थी और जो नई चौड़ाई थी, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो नया क्षेत्रफल आएगा। नया क्षेत्रफल आपका ये आया, ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें कितना आएगा, एक्स वाई हो जाएगा और एक्स प्लस 3x हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा, 5y और ये 5 3 15 माइनस में 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस में 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस में 5y और ये माइनस 15 उधर जाएगा प्लस में 15 माइनस 9, तो 3x माइनस में 5y माइनस में 5y इक्वल्स टू कितना आएगा 9 6 15, ठीक है ना। ये आपका समीकरण 1। अब क्या कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रही है, लंबाई को कितना 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को हम 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 मतलब एक्स वाई पहले था, अब 67 बढ़ गया, 67 वर्ग इकाई। अब इसका अगर करेंगे कितना आएगा, एक्स वाई प्लस में 3y और प्लस में 2y और प्लस में 6 इक्वल्स टू एक्स वाई और प्लस में 67 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3 यहाँ पे 3y और 2x है ये भाई, ठीक है ना। ये 3y प्लस में 2x बराबर में देखिए 6 उधर जाएगा तो 67 यहाँ पे जुड़ रहा तो घट जाएगा
यहाँ पे देखिए इसको हम 2x को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, 2x प्लस में 3y, क्योंकि x वाला पार्ट पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 67 में से 6 गया 61 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 ले लिए। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये दोनों समीकरण हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं कि इसमें 3 से और इसमें 2 से गुणा कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पे पूरे समीकरण में 3 से, यहाँ पे पूरे समीकरण में 2 से। अगर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस में 3 त्रिका 9y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 3 एक 3 छात्री का 18, और ये जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6x माइनस में 5 दूनी 10 y बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए घटा रहे हैं, ये दोनों साइन सेम थे ना, इसलिए घटा रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 9 19 हो जाएगा, 19y, और घटाएंगे 3 में से 2 गया 1 और 8 में से गया 7 और ये 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 171/19, 19 एक कम 19 9 171, तो y बराबर कितना 9 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर आपका 9 आ गया, तो ये मान हम किसी भी समीकरण में उठा कर रख दें, पहले या दूसरे में। तो देखिए अगर हम ये y का मान दूसरे में रख दें तो कितना आएगा, 2x प्लस में 3 × 9 और इज इक्वल टू 61, तो 2x प्लस में 9 3 27 इज इक्वल टू 61, तो 2x बराबर कितना आएगा 61 माइनस 27, तो 2x बराबर कितना 27 में से 61 जब जाएगा तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 34 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 34। अब देखिए यक्स बराबर कितना होगा 34/2, 2 एक कम 2 2 7 14, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 17, यक्स बराबर हमारा 17 और वाई बराबर हमारा 9। तो जो आयत था उसकी लंबाई हमने यक्स और चौड़ाई वाई मानी थी, तो यक्स आपकी लंबाई कितना 17 हो जाएगी और चौड़ाई आपकी कितना 9 इकाई हो जाएगी, ठीक है ना। कि आपकी सवाल नंबर लास्ट थी। ये आपका पूरा का पूरा अभ्यास ख़त्म हो गया है।